हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग 9th क्लास NCERT मैथ्स में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इस 9th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। ax + b = 0। ऐसे इक्वेशन को हम प्रीवियस क्लास में 8 में भी पढ़े हैं, तो हमें कुछ उससे मतलब नहीं है कि हमने पहले क्या पढ़ा है। हम यहाँ आपको कंसेप्ट देने वाले हैं। तो ऐसा समीकरण जो ax + by + c = 0 हो। देखिए, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। वहाँ क्या था, इसमें एक वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल। तो यही समीकरण हमें इस 9th क्लास में पढ़ना है। तो जहाँ a, b और c रियल नंबर है, या नहीं तो इसे आप अचर राशि भी कह सकते हैं। तो पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या चीज़ है। हम यहाँ टू वेरिएबल की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ रैखिक समीकरण की बात करेंगे। कि रैखिक समीकरण को परिभाषित करने के लिए पहले रैखिक समीकरण, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन समझिए, फिर इक्वेशन समझेंगे। वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन का यानी कि रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। कहा जाता है जहां a, b और c अचर राशि या वास्तविक संख्या है। इसके बाद x और y, x ≠ 0, y ≠ 0, यानी x और y का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा, सपोज मैं इसका मान 0 कर दूं, 0 × x + by + c = 0, तो ये समथिंग क्या हो गया, 0 हो गया, + by + c = 0। इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्या बचा, by + c। तो इसमें कितने वेरिएबल बचे, एक वेरिएबल बचा। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाया। तो चलिए, इसके बाद क्या, इसमें x और y तथा x और y चर राशि है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ax + by + c एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद a, b, c अचर राशि है या फिर वास्तविक संख्या है। जो अचर मतलब जो चर मतलब बदलने वाला नहीं है, उसे हम अचर बोलेंगे। इसको भी हम परिभाषित करने का कोशिश करेंगे और आपको समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ तक आप समझ गए। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3x + 4y + 5 = 0। ये एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो रैखिक समीकरण में ए की जगह पे बी की जगह पे सी की जगह पे कोई भी रियल मान वास्तविक संख्या हो सकता है। वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। जैसे
√2x माइनस √3y प्लस 6 बराबर 0। आप x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका पावर, इसका पावर, लीनियर इक्वेशन का पावर, उनके वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का जो पावर होना चाहिए, जैसे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो आप देखिए कि x और y जो वेरिएबल है, चर मान है, बदलने वाला है, तो इसके पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, ये अंडरस्टूड है कि उसके माथे पर, उसके सिर पे पावर 1 हमेशा रहता है। समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं चर को परिभाषित करने के लिए। चर, चर राशि, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी कि वह राशि जो बीजीय व्यंजक में स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता है, यानी कि परिवर्तनशील है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर राशि। वह राशि जो बीजीय व्यंजक या फिर समीकरण भी लिख सकते हैं आप, समीकरण में स्थिर नहीं रहता है, या नहीं होता भी लिख सकते हैं, नहीं रहता है, या जगह जगह पर बदलते रहता है, चर राशि कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक में या फिर आपके क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण एक बीजीय व्यंजक टाइप का है, तो उसमें जो एक्स वाई है या फिर और जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो अलजेब्रा के ABCD से लेकर के Z तक में जो भी राशि है, आप उसमें वैल्यू रख सकते हैं, वो बदलते रहेगा। हम आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 अगर सपोज है, ठीक है। अब देखिए तो 5x प्लस 3y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, -5। 5x पर क्या लिख सकते हैं, -5 माइनस 3y, और x पर क्या लिख सकते हैं, -5 माइनस 3y अब बटे 5। इतना तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए अगर y का मान सपोज हम 1 देते हैं, y बराबर हम 1 मान लिए यहाँ, तो -5 माइनस 3 गुना 1 बटे 5, तो ये क्या हो गया, -5 और -3 हुआ ना, अब बटे 5 कितना हो गया, -8 बटे 5। किसका वैल्यू निकल गया, ये x का वैल्यू निकल गया -8 बटे 5। लेकिन यही वैल्यू मैं अगर 0 दे दूँ, y बराबर अगर मैं 0 दे दूँ, तो वैल्यू से क्या निकल जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर -5 माइनस 3y बटे 5 था। इसका मान अगर y बराबर मैं 0 दे दूँ, तो -5 माइनस 3 गुना 0 बटे 5, ये क्या निकलेगा, -5, ये तो 0 हो गया, अब बटे 5 बराबर क्या हो गया, -5 बटे 5 बराबर -1, यानी x बराबर -1 हो गया। कब, जब y बराबर आपने वैल्यू दिया था 0, वैल्यू बदल गया ना, यानी कि यहाँ वैल्यू आपने y बराबर 1 दिया तो x का वैल्यू -8 बटे 5 निकला, यहाँ वैल्यू आपने 0 दिया तो x का वैल्यू -1 निकल गया। तो इसका मतलब है कि x और y जगह जगह पर अपना वैल्यू क्या करता है, बदलते रहता है। तो जो वैल्यू को बदलते रहे उसे हम लोग चर बोलते हैं। अब रही बात अचर राशि की, अचर राशि जस्ट इसे उल्टा,
अचर राशि, यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का परिभाषा जस्ट का उल्टा होगा, ओ जोड़ चर अचर। ओ का मतलब होता है नहीं, अचर का मतलब बदलना या स्थिर, स्थिर नहीं रहना, ओ स्थिर। चर का मान बदलते वाला, बदलने वाला, और नहीं लग गया यानी कि जो नहीं हो स्थिर, अर्थात जो हमेशा स्थिर रहता है। और नहीं अगर हट लग गया तो क्या इसका मतलब बन गया कि वो हमेशा स्थिर रहता है। या फिर इसको और भी दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि चर मतलब बदलते, बदलना। नहीं जो बदलता है वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा, नियत मान कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अचर मतलब क्या हो गया? जो मान नहीं बदलता है। तो लिखते हैं वह राशि जो बीजीय व्यंजक में सदैव स्थिर रहता है, अचर राशि कहलाता है। जैसे में जितने भी वास्तविक संख्या है सारे इस रैखिक समीकरण में क्या कहलाएंगे? अचर मान कहलाएंगे, अचर राशि। जैसे कि अब देखिए यहाँ मैंने एक समीकरण लिया था 5x + 3y + 5 = 0। यहाँ 5, 3 और ये 5, ये अचर राशि हो गए। अब देखिए तो क्यों निकला अचर राशि? क्योंकि अब जहाँ जहाँ आप सॉल्यूशन किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, कैलकुलेशन किए हैं, वहाँ 5 का 5 रहा, 3 का 3 रहा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन जब x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू कुछ डालते हैं तो कुछ और निकल जाता है। x का वैल्यू कुछ डालते हैं तो y का निकल जाता है, y का वैल्यू डालते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो पूरे व्यंजक में, पूरे समीकरण में स्थिर रहता है वो आपका चर मान कहलाया, चर राशि कहलाया। और जो स्थिर नहीं रहता है वो क्या कहलाया? आपका चर मान या चर राशि। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको इससे बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। अब कहेगा कि रैखिक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? सपोज 3x - 5 = y दिया हो। तो आपको मालूम है कि ये समीकरण ax + by + c = 0 के फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x से जो क्या है 3x, ये तो जैसे है वैसे रख देंगे। अब देखिए तो क्या है, y वाला है ना, y वाला फंक्शन है तो y को उस पार में है तो बराबर की इस पार लाएंगे तो क्या होगा? चिन्ह माइनस हो जाएगा। y अभी प्लस में है तो क्या हो जाएगा? y को माइनस कर दिया, अब फिर -5, इस पार में क्या बचा? कुछ नहीं, चूंकि y के इधर लाए तो क्या होगा? यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये बात भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसमें प्लस प्लस है, इसमें तो माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैं प्लस के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये देखिए माइनस को अंदर कर लिया, प्लस, और ये माइनस को अंदर कर लिया। अब तो ये प्लस के फॉर्म में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर का प्लस या माइनस है। रैखिक समीकरण के फॉर्म में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दूसरा मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, √2 - √3y = 5x अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? सबको उस पार कर देंगे। 5x प्लस में है, प्लस में रखा, इसको उस पार करेंगे, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा √3y, और ये प्लस में है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर इधर क्या बचा? 0। सिर्फ एक साइड में कर देना है और एक ऑर्डर में x के बाद y और उसके बाद कांस्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x राशि, उसके बाद y राशि, उसके बाद जो नियत है ये अचर है, अचर राशि। आप इसको और भी लिख सकते हैं कि दोनों चर राशि,
दोनों चर राशि प्लस अचर राशि बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरह आप लिखते हैं। और दोनों चर और असर में अगर कोई x पहले आ जाए फिर y पहले आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़ और घटाव में जैसे कि 3 + 4 करेंगे तो 7 होगा और 4 + 3 करेंगे तो 7 होगा। x + y करेंगे तो यही x + y होगा और y + x करेंगे तो यही y + x या फिर x + y, दोनों का मान सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ में हो या फिर घटाव में हो। 3 × 4 करेंगे तो वही होगा और 4 × 3 करेंगे तो वही होगा। और यहाँ चूँकि हम प्लस की बात करते हैं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आशा है कि आपको ये आज रैखिक समीकरण का जो इंट्रोडक्शन क्लास था आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन चलेंगे। और प्रीवियस में हम लोगों ने पोलिनोमियल्स पढ़ा है, तो जिसको पोलिनोमियल्स समझ में आ गया होगा संभवतः रैखिक समीकरण उसे आसानी से समझ में आ सकता है। क्यों? चूँकि पोलिनोमियल्स में रैखिक बहुपद हमने पढ़ा है, तो रैखिक बहुपद में उसमें वेरिएबल्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसमें 2 चर वाले वेरिएबल्स हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट वहाँ से भी लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप पोलिनोमियल्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में पोलिनोमियल्स जा करके देख लीजिए और फिर रैखिक समीकरण आइए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।